नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। आतंकवाद की आग भारत को तब तक जलाती रहेगी जब तक जंग नहीं होती। आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा लड़का शहीद नहीं होना चाहिए। अगली शहादत से पहले ही जंग होनी चाहिए। पाकिस्तान और उसके भेजे हुए आतंकवादियों को उनकी असली जगह दिखानी होगी। ये मेरे शब्द नहीं है, ये भारतीय सेना के शहीद मेजर कमलेश पांडे के पिता का दर्द है, जो आज पूरे देश को आक्रोश और गुस्सा दिला रहा है। कल कश्मीर के शोपियां में एक आतंकवादी हमले में भारतीय सेना के मेजर कमलेश पांडे और सिपाही तेंजिन छुलटिम शहीद हो गए थे। आज मेजर कमलेश पांडे की अंतिम विदाई के वक्त उनके पिता के धैर्य ने जवाब दे दिया। अब ये पिता अपने बहादुर बेटे के खून के एक एक कतरे का हिसाब चाहता है। ये दर्द आज आप सबको भी महसूस करना चाहिए। कश्मीर घाटी में अलगाववाद की खेती करने वाले पाकिस्तान के भक्तों की वजह से हर दूसरे दिन मेजर कमलेश पांडे जैसे जवानों को अपने जीवन का बलिदान देना पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कश्मीरी युवाओं के हाथों में पत्थर पकड़ाने वाले अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी और उनके परिवार के पास एक या दो नहीं बल्कि पूरे 150 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसके अलावा कई और अलगाववादी नेताओं के पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। नोट करने वाली बात यह है कि ये तमाम अलगाववादी खुद को कश्मीर का हमदर्द बताते हैं और कश्मीरियत जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके वहां की जनता को भ्रमित करते हैं। लेकिन असलियत में इन लोगों की नजर प्रॉपर्टी पर रहती है, पैसे पर रहती है। कई जगहों पर ये लोग पैसे के दम पर प्रॉपर्टी हासिल करते हैं और जहां पैसे का जोर नहीं चलता वहां पर डरा धमकाकर प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है और हमारे पास इससे जुड़े हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज आज आए हैं, जिनके आधार पर हम ये पूरी बात आज साबित कर देंगे। इसके बाद हम आपको पाकिस्तान लेकर चलेंगे, जहां मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड और आतंकवादी हाफिज सईद अब नेता बनने की तैयारी कर रहा है। हाफिज सईद ने अपने संगठन जमात उद दावा की तरफ से पाकिस्तान के चुनाव आयोग में एक राजनीतिक पार्टी को मान्यता देने की अर्जी दाखिल की है। इस पार्टी का नाम होगा मिल्ली मुस्लिम लीग। यानी एक आतंकवादी अब अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर पाकिस्तान की सत्ता की चाबी हासिल करना चाहता है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हाफिज सईद अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत 14 अगस्त को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कर सकता है। ऐसी भी खबरें हैं कि हाफिज सईद जमात उद दावा का ही नाम बदलकर अब उसे एक राजनीतिक पार्टी में तब्दील कर सकता है। ये आतंकवादी हाफिज सईद की एक बहुत बड़ी चाल है और इस चाल के पीछे का सच क्या है ये आज हम आपको बताएंगे। और इसके बाद आज हम असम के काजीरंगा में बाढ़ के कहर का डीएनए टेस्ट करेंगे। असम हो, गुजरात हो या देश का कोई भी दूसरा राज्य, हमने लगातार बाढ़ के असर पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। इस बार हमारी रिपोर्टिंग टीम असम के काजीरंगा गई है, जहां 102 दुर्लभ जानवर बाढ़ और सिस्टम की लापरवाही की वजह से मर गए। इसके अलावा असम में अब तक बाढ़ की वजह से 84 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी बाढ़ और हमारे सिस्टम ने ना तो इंसान को बख्शा और ना ही जानवरों को। काजीरंगा की बात करें तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए वहां ऐसे हालात पैदा होना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत गंभीर और बड़ी घटना है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। भारत ने फिर कहा है कि सिक्किम सेक्टर विवाद के हल के लिए चीन के साथ कूटनीतिक रास्ते खुले हैं। भारत ने यह भी कहा कि विवाद पर भूटान के साथ भी तालमेल रखा जा रहा है, ताकि ऐसा हल ढूंढा जा सके जो सभी पक्षों को मंजूर हो। We will continue to engage with the Chinese side through diplomatic channels to find a mutually acceptable solution on the basis of the Astana consensus between our leaders. We have on earlier occasions referred to these elements. डोकलम में भारतीय सैनिकों की तादाद पर पूछे गए सवाल पर आज विदेश मंत्रालय ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। भारत ने कहा कि ये ऑपरेशनल मैटर है। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। हालांकि डोकलम में भारतीय सैनिकों की संख्या घटकर सिर्फ 40 रह जाने के चीनी दावे को भारत खारिज कर चुका है। उधर चीन के रक्षा मंत्रालय की ओर से एक बार फिर भड़काऊ बयान आया है। बयान में कहा गया है कि चीन की सहनशीलता खत्म हो रही है। पिछले एक साल में पाकिस्तान ने 400 से ज्यादा बार युद्ध विराम तोड़ा है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में बताया कि नियंत्रण रेखा पर पिछले साल सीजफायर उल्लंघन की 228 घटनाएं दर्ज हुई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीजफायर उल्लंघन के 221 मामले दर्ज किए गए।
हालांकि रक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया कि देश की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पूरा देश की तरफ से जो भी सरकार रहती है, इसकी व्यवस्था दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है और यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों में आप देख रहे होंगे कि जितने अधिक इन्फिल्ट्रेशंस सेना ने केवल पंजाब में नहीं, जम्मू कश्मीर में भी जितने अधिक रोकने में सफलता प्राप्त की है, उसमें इन सब का योगदान है। नियंत्रण रेखा के पार से पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश पिछले 1 साल में बढ़ी है। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद का संगठन जमात-उद-दावा राजनीति में एंट्री करने की कोशिश में है। हाफिज के संगठन ने पाकिस्तान चुनाव आयोग में मिल्ली मुस्लिम लीग नाम से नई पार्टी के गठन के लिए अर्जी दी है। भारत ने हाफिज के इस कदम को पाकिस्तान की चाल बताया है। आतंकी अपराधी को पॉलिटिकल पार्टी बनाने का सुझाव अगर पाकिस्तान सरकार ने दिया है, अगर ये सोचा तो हम गलत नहीं सोच रहे हैं। हो सकता है कि उसको बचाने के लिए भी कोशिश हो रही है। पाकिस्तान को हर संभव प्रयास करने चाहिए, पूरे कदम उठाने चाहिए कि जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं पाकिस्तान पर, ऐसे व्यक्तियों के और उनके संगठनों को प्रतिबंधित करने के लिए उनका अक्षरशः पालन किया जाए। 14 जनवरी 2002 को लश्कर-ए-तैयबा पर प्रतिबंध के बाद हाफिज ने जमात-उद-दावा नाम से संगठन बनाया था। भारत के दबाव की वजह से हाफिज पिछले कई महीनों से नजरबंद है। दिल्ली की कोर्ट ने कश्मीर के 4 अलगाववादियों की NIA कस्टडी 14 अगस्त तक बढ़ा दी है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सईद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ फंटूश, नईम खान, राजा मेहराजुद्दीन कलवल और बशीर अहमद की कस्टडी 10 दिन और बढ़ी है। दिल्ली की कोर्ट ने 3 अन्य अलगाववादियों अयाज अकबर, पीर सैफुल्लाह, शाहिदुल इस्लाम को 1 सितंबर तक जेल भेजा है। कश्मीर में टेरर फंडिंग की जांच कर रही NIA ने दिल्ली से 1 और जम्मू कश्मीर से 6 अलगाववादियों को 24 जुलाई को गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को मार गिराया। मारे गए आतंकी का नाम यावर निसार था। वो अनंतनाग का ही रहने वाला था। बीती रात सुरक्षा बलों को अनंतनाग के बिजबेहरा में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF के साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान 2 आतंकी भाग निकले, लेकिन यावर निसार मारा गया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमले में शहीद हुए मेजर कमलेश पांडे का उत्तराखंड के हल्द्वानी में अंतिम संस्कार किया गया। रानीबाग घाट में सेना के जवानों ने शहीद को आखिरी सलामी दी। पाकिस्तान के साथ तो वार पार की जंग करे, बस वही है और उसके अलावा कोई साधन नहीं है। मिलिटेंसी रहेगी वहाँ जब तक जंग नहीं होगी। जंग होगी फिर 15 साल तक शांति रहेगी। शोपियां में आतंकी हमले के दौरान मेजर कमलेश पांडे के साथ हिमाचल के रहने वाले सिपाही तेंजिन भी शहीद हो गए थे। RSS ने केरल में अपने कार्यकर्ताओं की हत्या की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। RSS सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि केरल में CPM के लोग उनके कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्याएं कर रहे हैं ताकि राज्य में RSS का बढ़ता प्रभाव कम हो सके। RSS के जो लगातार कार्य वहाँ फैल रहा है, विस्तारित हो रहा है, they are unable to tolerate it. They want to use their muscle power. They want to use their police. They want to use their misuse their power. होसबोले के मुताबिक जब से पिनियारी विजयन केरल के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से हिंसा की राजनीति बढ़ी है। राम जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त से सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की स्पेशल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को राम जन्मभूमि विवाद में फैसला दिया था। फैसले में कहा गया था कि विवादित भूमि को 3 पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बांट दिया जाए। इस फैसले के खिलाफ पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करेगा।